बच्चों, आज की हमारी वीडियो का विषय है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्यों का रूप अंतरण, रूप परिवर्तन। किसके? वाक्य के रूप का परिवर्तन। और वो परिवर्तन कौन से वाक्यों का? रचना के आधार पर। जो वाक्य के भेद हैं, जो प्रकार हैं रचना के आधार पर, उनके रूप का परिवर्तन करना है। मतलब एक भेद से उसी वाक्य को दूसरे भेद में परिवर्तन करना है। शीर्षक का अर्थ समझ गए होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य, सबसे पहले जब वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वाक्य क्या होता है ये जान लेना चाहिए। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का, निरर्थक नहीं, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। पूर्ण रूप से व्यक्त करता है मतलब तीन बातें मुख्य हुई। सार्थक शब्दों का समूह हो, और वो समूह कैसा हो? व्यवस्थित हो, अव्यवस्थित समूह नहीं। और वह सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह हमारे भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त, अपूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से व्यक्त करेगा तो वो वाक्य कहलाएगा। अगर अपूर्ण रूप से व्यक्त करेगा तो वो अपूर्ण वाक्य कहलाएगा। किंतु हम अध्ययन कर रहे हैं वाक्य का, पूर्ण वाक्य का। चलिए, उदाहरण के लिए, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। सार्थक शब्द हैं सभी, सार्थक शब्दों का समूह है। वह सार्थक है, विद्यालय सार्थक है, जाकर सार्थक है, पढ़ता है सार्थक है। सार्थक शब्दों का और व्यवस्थित समूह है, अव्यवस्थित नहीं है। विद्यालय, वह पढ़ता है, जाकर, ऐसा नहीं है। क्या है? वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। व्यवस्थित समूह है, जो व्यवस्था है हमारी वाक्यों की हिंदी व्याकरण के अनुसार, उसी आधार पर है। ये व्यवस्थित समूह है, सार्थक शब्दों का समूह है, व्यवस्थित समूह है, और हमारे विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है। जो हम कहना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से वो बात स्पष्ट हो रही है, अर्थात ये वाक्य है। वाक्य। अगली बात है वाक्य के अंग। बच्चों, जब हम वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो वाक्य के अंग, आगे जब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे तो वाक्य के अंगों की आवश्यकता पड़ेगी सरल वाक्य को समझने के लिए। इसलिए वाक्य के अंग समझना जरूरी है। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। विधेय, इंग्लिश में उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य का वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। पूरे वाक्य में जो कहा गया है वो जिस शब्द के विषय में कहा गया है वो उद्देश्य कहलाता है। और जिस भाग में कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसको विधेय कहते हैं। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय बोलते हैं। उद्देश्य और विधेय दो अंग हैं वाक्य। अब वाक्य के भेद, हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण, वाक्यों का अध्ययन करने के लिए वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक इत्यादि। ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है रचना के आधार पर, जो कि हमारे आज के अध्ययन का विषय है।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, एक ही बात है। सरल वाक्य, सबसे पहले देखिए, सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य, देखिए मैंने बताया था ना इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे ये सरल वाक्य का उदाहरण था जो हमने उदाहरण में इधर लिखा था, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। राम विद्यालय जाकर पढ़ता है। पिताजी कपड़े खरीदने बाजार गए। सरल वाक्य है। अब देखिए, उद्देश्य, राम उद्देश्य है, राम के विषय में कहा जा रहा है विद्यालय जाकर पढ़ता है। ये सारी चीज राम के विषय में बोली जा रही है। और राम के विषय में क्या बोला जा रहा है? विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो ये उद्देश्य है और ये पूरा विधेय है। एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, सरल वाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण हमने लिया है, पिताजी कपड़े खरीदने बाजार गए। पिताजी उद्देश्य है, कपड़े खरीदने बाजार गए, ये पूरा पिताजी के विषय में कहा जा रहा है। तो ये विधेय है। विधेय और उद्देश्य एक ही एक है, इसका मतलब ये सरल वाक्य है। आशा है क्लियर होगा। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य होते हैं और 2 या 2 से अधिक विधेय होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए, एक ही वाक्य में 2 उपवाक्य मिले होते हैं। सीधे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है। और व्याकरणिक भाषा में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, उद्देश्य या विधेय। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र, ध्यान रखिए, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। और ये उपवाक्य और, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि के द्वारा जुड़े होते हैं। 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, राम विद्यालय जाता है, एक उपवाक्य हुआ, वह पढ़ता है। दूसरा उपवाक्य हुआ, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों स्वतंत्र हैं मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं है। ना तो दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर निर्भर है और ना पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ता है। राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ता है। पिताजी बाजार गए और उन्होंने कपड़े खरीदे। पिताजी बाजार गए, स्वतंत्र, यानी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। उन्होंने कपड़े खरीदे, ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, मतलब स्वतंत्र उपवाक्य है। दोनों उपवाक्यों को मिलाकर इन दोनों को और के द्वारा जोड़ दिया गया, और समुच्चय बोधक के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। 2 उपवाक्य और, या, अथवा, इसलिए, किंतु, लेकिन, परंतु इत्यादि के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक। अब जैसे, अब यहां साथ में ये समझते चलें, राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ता है। इसको अगर सरल वाक्य में बदलेंगे, मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय कर देंगे, राम विद्यालय जाकर पढ़ता है, राम विद्यालय जाकर पढ़ता है, ये इसका सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। हमारा जो विषय है वाक्य रूपांतरण है। वाक्य रूपांतरण मतलब वाक्यों का रूप परिवर्तन करना है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है, सरल से मिश्र वाक्य में, मिश्र से सरल में, मिश्र से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है। अब देखिए, पिताजी बाजार गए और उन्होंने कपड़े खरीदे, इसको सरल वाक्य में बदलिए। पिताजी बाजार कपड़े खरीदने के लिए बाजार गए। पिताजी कपड़े खरीदने बाजार गए। अगला है हमारा मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। ध्यान रखिए, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में दोनों में दो उपवाक्य होते हैं या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक ही वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अंतर इन दोनों में यह है, संयुक्त वाक्य में तो ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, यानी समुच्चय बोधक को हटा दिया जाए तो ये पहला उपवाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, वह पढ़ता है, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। किंतु मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। ध्यान रखने की बात है, दूसरा उपवाक्य एक उपवाक्य पर निर्भर करता है, वहां मिश्र वाक्य कहलाता है। अब देखिए उदाहरण से और अधिक और ठीक से स्पष्ट हो जाएगा। जब राम विद्यालय जाता है तब वह पढ़ता है, यानी उसका पढ़ना विद्यालय जाने पर निर्भर हो गया। राम का पढ़ना विद्यालय जाने पर निर्भर हो गया। जब पिताजी बाजार गए तब उन्होंने कपड़े खरीदे, अर्थात उनका कपड़ा खरीदना जो है, जो कपड़े खरीदे हैं वो जब बाजार गए तभी कपड़े खरीदे हैं। कपड़े खरीदना बाजार जाने पर निर्भर हो गया। यहां पर जहां एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, निर्भर करते हैं, वहां मिश्र वाक्य होता है। ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। अब इसी को देखिए, जब राम विद्यालय जाता है तब वह पढ़ता है, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए, राम विद्यालय जाकर पढ़ता है। वही बात है, बस वाक्य का परिवर्तन है, वाक्य का रूप बदल गया है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ता है। यहां एक चीज शॉर्टकट बता दिया जाए। देखिए मुख्य परिभाषा तो यही है, जो मुख्य इसकी पहचान है वो तो यही है कि एक उपवाक्य मुख्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। लेकिन शॉर्टकट, लेकिन सरल रास्ता क्या है? इन वाक्यों में जब तब, जैसे वैसे, जिसका उसका, जिसकी उसकी, ज्यों ही त्यों ही इत्यादि का प्रयोग होता है। जब राम विद्यालय जाता है तब पढ़ता है, जब तब, जैसे ही राम विद्यालय पहुंचा वैसे ही वह पढ़ने लगा, जैसे ही वैसे ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब भैंस उसकी, अर्थात कहने का मतलब यह है अगर ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते। अब देखिए राम विद्यालय जाता है, जब राम विद्यालय जाता है, अपूर्णता लग रही होगी, आप आगे वाले भाग को हटा दीजिए, केवल इतना रख दीजिए, जब विद्यालय राम जाता है, जब राम विद्यालय जाता है, अपूर्ण लगता होगा। जब पिताजी बाजार गए, अपूर्ण है, तब वह पढ़ता है, अपूर्ण है। एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर करता है। अगर कहीं, ध्यान रहे, यदि कहीं पर जब तब, ज्यों त्यों, जिसकी उसकी इत्यादि शब्दों का, योजक शब्दों का, अन्योन्याश्रित शब्दों का प्रयोग नहीं भी हो, किंतु अगर आश्रितता है तो वह मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। आश्रितता देखना है, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आशा है स्पष्ट हो गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार का संदेह हो तो हमें आपके प्रश्न का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद।